नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है उसको समझ लीजिए। 2020 का जो साल था, आपको मालूम होगा इंडिया और नेपाल के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट। जो बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें वो काला पानी वाला एरिया आया, लिम्पिया दूरा वाला एरिया आया, वो सब चीज़ें आई, राइट। इसके चलते इंडिया नेपाल के रिलेशंस थोड़े से ख़राब हुए। इनफैक्ट आपको ये भी ध्यान होगा कि दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने मैप्स भी पब्लिश किए थे, और ये वाले मैप्स जो हैं वो अलग अलग थे, जिसकी वजह से रिलेशंस और ख़राब हो चुके थे। नाउ एट द सेम टाइम आपको दूसरी चीज़ ये भी समझनी होगी कि असल में जो नेपाल जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। क्योंकि वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और वो अक्सर जो है वो डिपेंड करती है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर फॉर इट्स फर्टिलाइजर्स यूजेज। तो उसकी जो फर्टिलाइजर्स की डिमांड है वो असल में वो अधिकतर डिमांड इंपोर्ट्स के थ्रू पूरी करती है। नॉर्मली वो सारे के सारे इंपोर्ट्स भारत से करती है, लेकिन 2020 में वो भारत से इंपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ टू प्रॉब्लम्स। एक तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट, सेकेंड ऑब्वियसली कोविड-19 हुआ था, राइट। तो ये इस टाइम पे क्या हुआ, बांग्लादेश के पास नेपाल पहुंच गया अपनी रिक्वेस्ट लेके कि हमें अगर आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो प्लीज़ हमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवा दीजिए। हुआ क्या, बांग्लादेश ने फर्टिलाइज़र देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई, अब ये दिक्कत यहाँ पे आई कि बांग्लादेश असल में नेपाल तक फर्टिलाइज़र पहुँचाएगा कैसे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत आई, यहाँ पे बात आती है फिर से भारत की। तो ये इशू काफ़ी देर तक चला। ये वाली जो रिक्वेस्ट थी, जो नेपाल के पीएम उस टाइम पे केपी ओली थे, तो उन्होंने बांग्लादेश को जाके रिक्वेस्ट की कि हमें फर्टिलाइज़र चाहिए। ये वाली जो रिक्वेस्ट थी ये सितंबर के महीने में करी गई थी, ठीक है। काफ़ी देर की वेट होने के बाद अब जाके फरवरी के महीने में लगभग 5 महीनों के बाद इंडिया ने फाइनली इस पर्टिकुलर ट्रांजिट को अलाउ कर दिया है कि जो बांग्लादेशी फर्टिलाइज़र था उसको हम नेपाल भेजने के लिए अब हम अलाउ कर रहे हैं। इंडिया बेसिकली अलाउज द ट्रांजिट ऑफ बांग्लादेशी फर्टिलाइज़र टू नेपाल। इस पूरी चीज़ को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया नेपाल के रिलेशंस चल रहे हैं और आगे जाके इसमें भारत और क्या कर सकता है सो दैट हमारे जो रिलेशंस हैं वो नेपाल के साथ और भी बेहतर हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको सुझाव देना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे दे दीजिए। ऑल्सो यदि आपने स्टडी आईक्यू की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जिसका नाम है 1000 MCQs पॉलिटी। यदि आप पॉलिटी में थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं, इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा बिकॉज इसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से कवर किया है। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन वाले तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी गई है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन ईजिली परचेज द कोर्स, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सितंबर की ये न्यूज़ है, सितंबर 2020 की ये खबर है। इस टाइम पे जो नेपाल के पीएम थे मिस्टर केपी शर्मा ओली, वो पहुँच गए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के पास। इन्होंने रिक्वेस्ट करी फॉर 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ यूरिया, ठीक है। और यहाँ पर बांग्लादेश ने हाँ में हाँ भर दी कि ठीक है, हम आपको 50,000 जो टन्स ऑफ फर्टिलाइज़र है वो देने के लिए तैयार हैं। ये बात तो यहाँ पे फाइनलाइज हो चुकी थी, लेकिन ट्रांजिट की दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो नेपाल से बांग्लादेश का जो रास्ता है वो भारत के ही थ्रू होके जाता है। इसके चलते ये डील तो हो गई थी, लेकिन असल में सामान बांग्लादेश से नेपाल पहुँचा नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया मेंड्स नेपाल टाइज विद ट्रांजिट ऑफ बांग्लादेशी फर्टिलाइज़र। ये चीज़ अब इंडिया ने करी है कि इन्होंने अलाउ कर दिया है ये ट्रांजिट from Bangladesh to Nepal. So India is allowing the transit of fertilizer to Nepal in what analysts see as an effort to strengthen sub-regional connectivity and improves ties with the neighbors. तो obviously जो हमारी connectivity है वो तो बेहतर होगी ही होगी, साथ ही में जो हमारे संबंध हैं नेपाल के साथ जो कि थोड़े से ख़राब चल रहे थे वो भी इससे इम्प्रूव होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको मालूम होगा जो हमारे संबंध क्यों खराब चल रहे थे, बिकॉज बोथ नेपाल एंड इंडिया क्लेम द माउंटेन टेरिटरी ऑफ काला पानी। ये छोटा सा जो इलाका था जिसमें बेसिकली हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, इसमें 2-3 एरियाज ऐसे थे जो कि नेपाल क्लेम करने लगा कि हमारे थे और इंडिया क्लेम करने लगा कि हमारे थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हद से बढ़ गई एंड द रिलेशनशिप बेसिकली केम अंडर स्ट्रेन लास्ट ईयर
when Nepal produced an official map which included some areas that India claims। और इस चीज़ के चलते रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए। इनफैक्ट बताना चाहूँगा कई सारी हमारी हाई लेवल की विजिट्स हुई, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी विज़िट किया, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला उन्होंने भी विज़िट किया, उसके बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। धीरे धीरे विद सम टाइम और ड्यू टू सम अदर डिस्ट्रैक्शंस चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी चीज़ें प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हुई थी। नाउ देखिए, एक तो ये चीज़ है, यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि एक तरफ भारत ने ये काम करके ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी चीज़ करी है कि उन्होंने इसको अलाउ कर दिया है। सेकंड चीज़ को समझते हैं जो कि काफ़ी एक बड़ी पिक्चर है। देखिए, नेपाल जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि उनकी जो अधिकतर अर्थव्यवस्था है वो असल में कृषि के क्षेत्र के ऊपर ही निर्भर करती है। ठीक है, सालाना नेपाल की जो ज़रूरत है वो लगभग 7 लाख मेट्रिक टन्स की है केमिकल फर्टिलाइज़र की, जिसमें से वो 3 लाख मेट्रिक टन जो है इंपोर्ट करता है, बाकी वो घर पे ही उसका निर्माण करता है, बचा हुआ 3 लाख जो है वो इंपोर्ट करता है। अब देखिए, नेपाल की जो जीडीपी है इसमें 27% का योगदान केवल और केवल कृषि से आता है और 65% उनकी जो आबादी है वो कृषि के क्षेत्र में ही काम करती है। और इस पूरी की पूरी कंट्री को ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, कहीं पर भी कोई बीच कोई पोर्ट नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं जहां से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, फ्लाइट सारी बंद थी, तो इनको बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र शॉर्टेज महसूस हुई पिछले साल ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, और उसी टाइम पे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस भी ख़राब चल रहे थे। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इंडिया इनको सप्लाई कर सकता है, एंड केवल यही नहीं बल्कि नेपाल ने कई बार इस चीज़ की रुचि दिखाई भी है कि हम एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं इंडिया के साथ, जिसके चलते हमें एक स्टेबल प्रोक्योरमेंट फिक्स कर दी जाए कि इतना जो सामान है हम नेपाल को भेजने ही वाले हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ये वाले 2 मैप्स को देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, पहले मैप को देखें, जो नेपाल का सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है वो इंडिया ही है। 2019 का ये डेटा है। अगर आप इस मैप को देखें तो आप ध्यान से देख पाएंगे 70% ऑफ द कंप्लीट इंपोर्ट्स जो हैं वो केवल और केवल इंडिया से आते हैं। लगभग 10-15% के इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं, बाकी छोटे मोटे इंपोर्ट्स और कंट्री से आते हैं। लेकिन ये 2019 के बाद जो सिचुएशन थी ये बदल गई। और अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जाके देखें, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे नेपाल को 2018 में देखिए, हमारे जो अदर एक्सपोर्ट्स थे वो इतने थे और फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट्स हमारे इतने थे। 19 में ये कम होना शुरू हो चुके थे, पहले ही कम होना शुरू हो चुके थे, और 20 में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके थे। सो ऑब्वियसली हमारे रिलेशंस जब ख़राब हुए तो नेपाल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इंडिया से लेंगे भी नहीं, और इंडिया ने भी देने से मना कर दिया। सो ओवरऑल फर्टिलाइजर्स का जो लेन देन था वो नहीं हो पा रहा था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नाउ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर नेपाल ये चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और अगर इंडिया ये करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें, जो ये वाला हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि इंडिया ने अलाउ कर दिया है, इसको लेकर इंडिया ऑलरेडी 10 फरवरी की बात है, जो पहला बैच ऑफ फर्टिलाइज़र है ये ऑलरेडी बाय रेल क्रॉस कर चुका है टू इंडिया इन अर्ली फरवरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई ब्लॉग है जिसका नाम है इंडियन आवाज़। इन्होंने इसको पब्लिश किया था 10 फरवरी को। इंडिया फैसिलिटेट्स ट्रांजिट ट्रैफिक फ्रॉम बांग्लादेश टू नेपाल, और इसमें ऑलरेडी कई सारा जो फर्टिलाइज़र है वो इंडिया अपने देश के माध्यम से भेज चुका है। वो ऑलरेडी बांग्लादेश टू इंडिया टू नेपाल सामान जाना शुरू हो चुका है। सो डेफिनेटली ये रिलेशंस तो इम्प्रूव हो सकते हैं। इनफैक्ट एनालिस्ट का यहाँ पे ये भी मानना है कि अगर इंडिया इस चीज़ को इंश्योर कर ले कि जो हमारी लोकल डिमांड्स हैं वो यहाँ पे पूरी हो जाएं, तो डेफिनेटली अगर इंडिया फर्टिलाइज़र नेपाल को सप्लाई करेगा तो उसके चलते इंटर कंट्री रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। लेकिन ये राय आप भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को फर्टिलाइज़र नेपाल को भेजने चाहिए। बिकॉज ये सवाल अब इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, एक तरफ तो अगर आप देखें हमारी लोकल डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं, हम यूरिया को और कई सारे और फर्टिलाइजर्स को बाहर से भी मंगवाते हैं। सेकेंडली फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते भी ये एक इशू थोड़ा सेंसिटिव बन जाता है। तो आपको क्या लगता है, इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।